चैप्टर नंबर 4 को आज की क्लास में, जिस लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया सेल वॉल, आज हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। उनके मेजर जो टॉपिक्स हैं, बड़े वाले जो टॉपिक्स थे वो हम लोग इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास से कुछ ऐसा होगा कि शायद हम लोग दो ऑर्गेनेली स्टडी करें, बट इस बात में एक मसला ये आएगा कि मैं 2 या 3 ऑर्गेनेलीज ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स अगर कर नहीं पाऊँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन ऑर्गेनेलीज का आपस में कोई रिलेशन हो, वरना उनकी इंफॉर्मेशन आपस में मिक्सअप होंगी। तो चैप्टर नंबर 4 के जो लेक्चर्स हैं ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े छोटे हुआ करेंगे, शायद 20 ऑड मिनट्स का बना करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक ही लेक्चर में नहीं समझ सकते। हर ऑर्गेनेली की डिटेल डिफरेंट होती है, हर ऑर्गेनेली का फंक्शन मुख्तलिफ होता है, तो मिक्सेशन आ जाएगी चीज़ों की। उसके लिए कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2 ऑर्गेनेलीज आज की क्लास से कवर करें। उसमें ये होगा मैं वो 2 ऑर्गेनेलीज रखूंगा जिन दोनों ऑर्गेनेलीज का आपस में कोई मैच ना हो। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कंसिडर किया जाता है एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का ब्रेन कंसिडर होता है। जैसे हमारी बॉडी की तमाम तरह एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन, ऐसे ही बिल्कुल सेल की तमाम तरह एक्टिविटीज को रेगुलेट करवाता है उसका न्यूक्लियस। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसकी जो डिस्कवरी है, इसको डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन को साइंसदान था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी में मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब सेल के बारे में इनिशियल थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स दी गई थी, जिसमें शॉन एक साइंसदान था, रॉबर्ट हुक एक साइंसदान था, और तीसरा साइंसदान ये था रॉबर्ट ब्राउन। तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। इनिशियली इसको जो नाम दिया गया था, इट वाज फर्स्ट named as कैरियन। उस जमाने में जितनी भी रिसर्चेस होती थी वो ग्रीस में होती थी, लैटिस में होती थी। तो इसे जो पहला नाम दिया गया था दैट वाज कैरियन। फिर ट्रांसलेट होकर बना ये न्यूक्लियस। इनिशियली कैरियन बोला गया, फिर ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट होकर क्या बन गया, न्यूक्लियस। ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, मोस्ट of the cells as a single nucleus। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। यूनिट जैसे हमारे पास भी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मगर एक खास बात है that few organisms are xenocytic। कुछ ऑर्गेनिजम्स सीनोसिटिक होते हैं। सीनोसिटिक का मतलब होता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैज न्यूमरस न्यूक्लियसेस पर सेल। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियसेस पाए जाना। एक रैंडम डायग्राम से इस बात को समझते हैं। आम सेल है, ह्यूमन का सेल कंसीडर कर लो। हमारे पास एक सेल में बस एक न्यूक्लियस है, मगर ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, सीनोसिटिक जिन्हें कहा जा रहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इन ऑर्गेनिजम्स में बस कुछ रेयर कैटेगरीज आती है, जिसमें फंगस एक ऑर्गेनिज्म है और प्रोटोजोन एनिमल्स होते हैं। ये कैटेगरी है जो कि सीनोसिटिक है बाय नेचर। इनका नेचर सीनोसिटिक होता है, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियस न्यूक्लियस पर सेल्स।
बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स को आप लोग देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब इनके पास दो न्यूक्लियस क्यों होते हैं? हमारे पास कोर्स में ऑर्गेनिजम्स आने, जब इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसको हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि दो न्यूक्लियस का क्या बेनिफिट है, या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो इनका क्या बेनिफिट होगा। आगे जाके हम लोग सारी चीजें स्टडी करेंगे। देन अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक इंतहाई सिंपल सा स्ट्रक्चर है। an oval shaped body usually, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होगा जिसकी एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इंटरनली न्यूक्लियस बना रखा है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जाहिर है ये भी ट्रांसलेट हुई है, तो इससे पहले कहते थे कैरियो मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस को कहते थे कैरियन, तो इसे बोला जाता था कैरियो मेम्ब्रेन। ट्रांसलेट होकर बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब कभी मेम्ब्रेन पढ़ते हैं उसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंपोज हुई भी है is composed of nucleoproteins। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी होती है, यानी ये कंपोज भी है ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, तो इसको नाम मिला हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन लेकर आऊं, उसका आंसर आप लोग मुझे भेज रहे हैं, सोचोगे उसका आंसर लिखोगे, फिर उसके ऊपर शेयर करोगे। पहले सवाल को अच्छे से समझना, फिर उसको आंसर करना। सवाल ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन behaves as a cell membrane। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बिहेवियर सेल मेम्ब्रेन जैसा हुआ, then out of the major molecules which molecule do you believe? देखिए जो मैंने कहा है मेजर मॉलिक्यूल्स चार हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। इन्हें मेजर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करना है। आउट ऑफ द व्हिच मॉलिक्यूल्स डू यू बिलीव will pass through simple diffusion, and which molecules will be facilitated। ये बताना है कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर रखे, जैसा हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बिहेवियर सेल मेम्ब्रेन का है, तो अगर हम लोग इसको इसकी कॉम्पोजिशन के मुताबिक जज करें, तो चार मेजर मॉलिक्यूल्स में से अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से कौन कौन सा मॉलिक्यूल सिंपली जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, और कौन कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फैसिलिटेट होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड सिंपल डिफ्यूजन से गए थे, प्रोटीन फैसिलिटेट हुआ था। मैंने चार मॉलिक्यूल्स रखे हैं, अब मैंने न्यूक्लिक एसिड भी रखा है। अब बताना है कौन सा मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा और कौन कौन सा मॉलिक्यूल फैसिलिटेट होगा। तो इसका आंसर भेजोगे मुझे फिर उस पे। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इसकी कॉम्पोजिशन न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेसेस पर मौजूद हैं कुछ पोर्स, इसके सरफेसेस पे कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेसेस पे जो पोर्स हैं उन्हें कहा जा रहा है न्यूक्लियोपोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है इसका खास फ्लूइड जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड है, ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसक्रिप्ट हुआ है फ्रॉम कैरियो, न्यूक्लियस के आगे आ गया, प्लाज्मा को कहते हैं लिम्फ। तो ये ट्रांसक्रिप्ट हुआ है फ्रॉम कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ से ट्रांसक्रिप्ट हुआ और बन गया न्यूक्लियोप्लाज्म। देन न्यूक्लियस के अंदर एक और टाइनी बॉडी है, इससे भी छोटा स्ट्रक्चर। ये जो टाइनी बॉडी इस न्यूक्लियस के भी इंटरनली मौजूद है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो टाइनी बॉडी है जो न्यूक्लियस के भी अंदर पाई जाती है। एंड इनसाइड दिस न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है क्रोमैटिन मटेरियल। के अंदर मौजूद है सारा का सारा क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, जीन्स। ये इस न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। अब ये क्रोमोसोम एंड जीन्स क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे the structure of chromosome। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझना है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक इंतहाई सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके पास ऐसा एक बीट शेप अपीयरेंस है सेंटर में। इस बीट शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रोमेर। जो दरमियान में बीड अपीयरेंस है इसे बोला जाता है सेंट्रोमेर। और फिर दो आर्म लाइक सब्सटेंसेस हैं, ये इन दो आर्म्स को कहते हैं क्रोमैटिड्स। दो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जा रहा है क्रोमैटिड्स। तो सेंटर में एक राउंड बीड शेप अपीयरेंस है, उस राउंड बीड शेप अपीयरेंस को कहा जा रहा है सेंट्रोमेर। ये जो क्रोमैटिड्स हैं, these chromatids are made up of chromatin fibers। ये क्रोमैटिड सारे के सारे क्रोमैटिन फाइबर्स के बने हैं। अभी मैं डायग्राम शो करूंगा किस तरीके से बनते हैं। इन क्रोमैटिड्स पर स्मॉल स्पेसेस हैं। इन स्पेसेस को कहा जाता है एज दी लोकस। और इन जी लोकस के अंदर मौजूद हैं एक बेसिक हेरिडिटरी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड जीन। जीन को भी मैंने एक बात बोली है, मैंने कहा जीन इज ए बेसिक
हेरिडिटरी सब्सटेंस। हेरिडिटरी सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है, तो वो कहाँ से आई है? इन जीन्स के थ्रू आई है और हमारे पास अब होल्ड ऑन हुई है। ऐसी हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर ट्रांसफर होगी, तो जब ट्रांसफर होगी तो किनके थ्रू ट्रांसफर होगी? दीज जीन्स। तो जीन्स कंसीडर होते हैं एज ए बेसिक हेरिडिटरी सब्सटेंस। अगर हम लोग इन क्रोमैटिन फाइबर्स की क्रोमैटिड अरेंजमेंट देखें तो ये यूं लगे हुए होते हैं, ऐसे बल्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर होता है। सब बल्क क्रोमैटिन फाइबर का एडजॉइन हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर वो एडजॉइन हो रहा होगा दैट पॉइंट इज दिस सेंट्रोमेर। ऐसा बहुत सारा फाइबर एक पॉइंट के ऊपर एडजॉइन हुआ होता है और वो पॉइंट दिला रहा होता है सेंट्रोमेर। तो हम लोग क्रोमोसोम को क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो यूं कह लो कि पोजीशनिंग ऑफ द सेंट्रोमेर की बेस पे या द साइज ऑफ द क्रोमैटिड आर्म्स पे हम लोग क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसे क्लासिफाई करना पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्लासिफिकेशन या तो एट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेर या फिर साइज ऑफ द क्रोमैटिड की बेस पे। तो इसे चार में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले ऐसा क्रोमोसोम है जिसके एकदम इक्वल आर्म्स हैं। बिल्कुल ऐसा क्रोमोसोम विद एंटायरली इक्वल आर्म्स, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके दोनों आर्म्स एकदम इक्वल हो, एकदम इक्वालिटी के ऊपर आ रहे हैं। तो जब दोनों आर्म्स एकदम इक्वालिटी पर आएंगे तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। फिर एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसका आर्म थोड़ा शॉर्ट होगा, एक आर्म थोड़ा शॉर्ट होगा, दूसरा इलॉन्गेटेड होगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, एक आर्म थोड़ा शॉर्ट होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं, स्लाइटली स्मॉलर होगा। इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का एक आर्म थोड़ा स्मॉल होता है, दूसरा इलॉन्गेटेड होगा। फिर अब देखना इससे मैं नेक्स्ट वाले को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। एक आर्म बहुत शॉर्ट और दूसरा बहुत इलॉन्गेटेड। यहाँ पर एक आर्म थोड़ा शॉर्ट है, दूसरा इलॉन्गेटेड है। यहाँ पर एक आर्म बहुत ज्यादा स्मॉल है, दूसरा अच्छा खासा इलॉन्गेटेड आर्म है। इसे कहा जाता है टीलोसेंट्रिक। देन ऐसा भी क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमेर एक तरफ पहुंच जाता है। सेंट्रोमेर टुवर्ड्स वन साइड और आर्म्स दोनों एक तरफ को चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक आर्म मौजूद है। ऐसी कैटेगरी को कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं क्रोमोसोम को आइदर बाय द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेर या द साइज ऑफ द क्रोमैटिड्स की बेस पे। यहाँ पे देखो सेंट्रोमेर की लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई हुआ है, पर यहाँ पे बेसिकली साइज वेरी कर रहा है। पहली कैटेगरी हो गई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। सेकंड कैटेगरी होगी सब मेटासेंट्रिक, एक आर्म थोड़ा शॉर्ट दूसरा इलॉन्गेटेड। तीसरी कैटेगरी टीलोसेंट्रिक, एक बहुत शॉर्ट दूसरा इलॉन्गेटेड। और चौथी कैटेगरी में लगता है कि दोनों के दोनों आर्म्स मौजूद हैं टुवर्ड्स वन साइड, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। उसमें आओ पेज नंबर 62 चारों कैटेगरीज लिखी हुई है। मेटासेंट्रिक के आगे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक के आगे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स विद अनइक्वल आर्म्स। एक्रोसेंट्रिक उसका सेकंड नेम भी मैक्रो। सब टीलोसेंट्रिक रॉड लाइक क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर वेरी लॉन्ग। और टीलोसेंट्रिक में लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको रीड आउट कर रहा हूं। ऑल्सो विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस
There may be more than one nucleoli in one nucleus. Number varies in different kinds of cell. It disappears underline during cell division and reappears afterwards. जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये अमूमन डिसअपेयर हो जाता है. हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं. तो ये जो वर्ड क्रोमैटिन इस्तेमाल हुआ है हम लोग इसको चैप्टर नंबर 2 में भी देख चुके हैं. ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, दिस क्रोमैटिन मटेरियल इज बेसिकली दी DNA एंड RNA. इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो ये वो ऑर्गेनेली है जो कि सेल की इंटायर एक्टिविटीज रेगुलेट कर रहा है. इट्स बीन कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल. ये सेल के तमाम तरह फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है. किस ऑर्गेनेली ने कैसा बिहेव करना है, कैसा बिहेव नहीं करना, क्या फंक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा, ये इंटायरली न्यूक्लियस के हाथ में होता है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो दो तरह से सवाल आ सकते हैं. कभी कहते हैं राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस, पूरा लिखना है. सवाल में मांगे या ना मांगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी लिखने हैं. नोट्स में जब आप लोग देखोगे दो अलग अलग सवालों में गिवन है. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अलग में गिवन है और न्यूक्लियस अलग में गिवन है. बट ये पूरा का पूरा सवाल एक ही सवाल है. हमेशा न्यूक्लियस के आंसर के साथ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मेंशन करने होते हैं. तो ये हमारा एक और ऑर्गेनेली कवर हो गया. वेरी बेसिक ऑर्गेनेली, दैट इज द न्यूक्लियस. इस वाले लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. क्लास ऑफ है. अल्लाह हाफिज़.